हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर RBWM कंपोनेंट का इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम हर दिन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करके देती हूँ और दूसरा एज अ होमवर्क आपको देती हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट सेक्शंस में डालें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो जो लोग भी यहाँ पर नए हैं या जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप लोग बहुत ही कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट मिलने वाली है। तो अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, दूसरों से थोड़ा अलग दिखना है, तो आपको जरूर जैब एग्जाम्स को देने चाहिए। मैंने इसके काफी सारे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक मैंने सब कुछ बता दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे। आज हम यहाँ पर चैप्टर 11 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, यानी कि चैप्टर 11 हमारा आरबीडब्ल्यूएम का रेमिटेंस प्रोडक्ट है। उससे रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीआईज इज इशूड ओनली बाय द बैंक्स एंड अलाउ कैश विड्रॉवल। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से तीन जो आपके टाइप्स होते हैं पीपीआई के, तीनों के बारे में बताया था और उसमें से एक आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, ओपन सिस्टम पीपीआई, जिसमें आपको अलाउ किया जाता है कैश विड्रॉवल के लिए और इसको बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे रेमिटेंस प्रोडक्ट के बारे में। ये रेमिटेंस प्रोडक्ट क्या होता है? रेमिटेंस प्रोडक्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन और वन एंटिटी टू अनदर, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे वो इंटरनेशनली है। ठीक है, तो उसको हम रेमिटेंस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें ना दो अप्रोचेस है। पहला एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता था, अब एक मॉडर्न अप्रोच आ गया है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होते थे ना हमारे, उसमें आप देखेंगे चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर होते थे। अब इसमें ना काफी टाइम लगता था और चेक वगैरह अगर गलती से गुम हो गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। तो एक तो टाइम टेकिंग था, चीजें काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न अप्रोच आया है, अब इसमें आपको विद इन अ सेकेंड मनी ट्रांसफर होता है। जैसे आपका एनईएफटी है, आरटीजीएस है, ईसीएस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नैश सिस्टम, एपीएस एंड बीबीपीएस। अब एग्जाम में आपसे जरूर पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शंस देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा मॉडर्न अप्रोच है। तो ये 6 आपके मॉडर्न अप्रोच यहाँ पर लिखे हुए हैं और रेमिटेंस प्रोडक्ट में हम सारे मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में आज पढ़ते हैं। तो नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एक्रोनिम भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि ये अलाउ करता है हमें सिक्योर एंड एफिशिएंट फंड ट्रांसफर अक्रॉस द इंडिया। तो काफी आसान है, आप इजिली यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेफ्ट जिनके पास बैंक अकाउंट होता है वो तो नेफ्ट कर ही पाते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर किन्हीं का बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या वो नेफ्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर क्या करना होगा, उनको ऑफ ब्रांच में जाना पड़ेगा। वो ब्रांच में जाएंगे, अपना जो भी उनका डिटेल्स होगा, जहां भी उनको मनी ट्रांसफर करना है, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और वो इजिली नेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए कुछ कैश की लिमिट्स होती हैं ट्रांसफर की। कितने होते हैं? तो अप टू 50,000 इनका ट्रांसफर्स लिमिट होता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी नेफ्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। तो नेफ्ट जो है यहाँ पर वन वे सपोर्ट करता है, यानी कि हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो अगर हम इंडिया से नेपाल फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या लिमिट होना चाहिए? तो 50,000 आपका पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिमिट होता है। आगे बात करते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट्स, चार्जेस, सारी चीजों के बारे में। तो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स यहाँ पर नहीं होते, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर कैश बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50,000 का आपका लिमिट होता है। आरबीआई ने सारे चार्जेस को रिमूव कर दिया फॉर द नेफ्ट ट्रांजेक्शंस।
जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस करते हो ना, ऑनलाइन आप नेफ्ट करते हो, तो वहां पर चार्जेस को, प्रोसेसिंग चार्जेस सबको वेव ऑफ किया गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को इनहेंस कर सके और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर सके, उसके लिए आप देखेंगे आरबीआई ने चार्जेस को रिमूव किया, सिर्फ डिजिटल पेमेंट के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप ब्रांच में जाते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो आपका नेफ्ट का चार्जेस फ्री है, नहीं, वहां पे आपके चार्जेस लगते हैं। तो ये दो डिफरेंस है, आपको याद रखना है। आप नेफ्ट 24/7 कर सकते हैं, 365 डेज ए ईयर कर सकते हैं, 48 आवर्स का आपका, हाफ आवर्स का आप देखेंगे बैचेस यहाँ पर होता है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वो बैचेस में होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इनका जो पहला बैच होता है वो 12:30 सुबह के 12:30 में स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट कब होता है इनका, मिडनाइट एंड में, आपका मिडनाइट में आपका बैचेस खत्म होता है। आगे चलते हैं, सेटलमेंट टाइम की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो नेफ्ट होता है ना, उसमें फंड सेटलमेंट आपका 2 आवर्स के अंदर ही हो जाता है। बैच टाइमिंग होती है, उसके हिसाब से एक बार में यहाँ पर बल्क पेमेंट जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पैसे नेफ्ट किए हैं तो सिर्फ आप ही का भेजा जाएगा, वो वेट किया जाता है और भी लोगों का जब नेफ्ट का अमाउंट आ जाता है, फिर यहाँ पर हम बैचेस में एक बार में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे लगते हैं इसको सेटलमेंट होने में। अगर आपका फंड क्रेडिट नहीं किया गया है विद इन अ लिमिटेड पीरियड, तो ट्रांजेक्शन आपका रिटर्न कर दिया जाता है विद इन 2 आवर्स। यहाँ पर पेनल्टी भी लगती है अगर डिले क्रेडिट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फंड डिले हो गया, तो बैंक्स को यहाँ पर पेनल्टी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो वो कैसे इंटरेस्ट यहाँ पर भरा जाता है, तो जो भी आरबीआई के द्वारा रेपो रेट है प्लस 2% फॉर द डिले पीरियड। ठीक है, तो ये आपका पेनल्टी लगता है फॉर द डिले क्रेडिट। इसके बाद आप देखेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की गई थी, तो मैंने आपको बताया कि डिजिटल जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप ऑफलाइन के केस में करेंगे तो बिल्कुल आपका चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ये कुछ नेफ्ट के बारे में इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, आरबीआई के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। किसका पार्ट है ये, तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का ये पार्ट है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सेटलमेंट होती है ना, रियल टाइम में होती है, यानी इंस्टेंटली आप अभी आपने आरटीजीएस किया और अभी आपका पेमेंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली सेटल किया जाता है, यानी ग्रॉस सेटलमेंट किया जाता है विदाउट बैचेस और नेटिंग। यहाँ पर कोई बैचेस नहीं होते हैं, जैसे आपने नेफ्ट में देखा होगा, एनईएफटी में आपने देखा होगा, वैसा आरटीजीएस में नहीं होता है। इंस्टेंटली रियल टाइम में आपका मनी ट्रांसफर होता है, काफी फास्ट है, इफिशिएंट है फंड ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी जो है, पहले के मेथड्स जो होते थे डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली, जिसमें काफी टाइम लगता था, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसको ये रिड्यूस करता है। कोई भी आपका यहाँ पर हाई वैल्यू क्लियरिंग की जरूरत नहीं होती है। रेंज की बात करूं कि पर ट्रांजेक्शन कितने रेंज लगते हैं, तो मिनिमम बात करूं तो आरटीजीएस में 2 लाख लगते हैं, और टू एनी अमाउंट, मैक्सिमम कोई भी अमाउंट हो सकता है। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि ये जो आरटीजीएस सिस्टम है वो कब लाया गया था, तो आप देखेंगे आरबीआई ने 2013 का जो आपका 13 में आरबीआई ने इसको इंप्लीमेंट किया था, इस फीचर्स को, फॉर किसके लिए, तो आप देखेंगे हाइब्रिड सेटलमेंट के लिए, और फ्यूचर डेट में अगर आपको ट्रांजैक्शंस करना है तो उसके लिए आपको इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूव कर दिया है स्पीड को। ठीक है, इसके अलावा रिलायबिलिटी को भी, जो भी हमारा हाई वैल्यू पेमेंट होता है उनकी रिलायबिलिटी को, स्पीड को, सबको इंप्रूव कर दिया है, और काफी लोअर कॉस्ट होता है। ऑपरेशनल जो रिस्क होते थे वो मैनेज करना यहाँ पर काफी ज्यादा आसान हो गया है ड्यू टू आरटीजीएस, और जितने भी हमारे मॉडर्न आपके रेमिटेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी हेल्प से। तो ये थे कुछ आरटीजीएस के बारे में। अब हम नेफ्ट और आरटीजीएस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर सेटलमेंट टाइम की बात की जाए तो मैंने अभी बताया आपको, आरटीजीएस में आपका ग्रॉस सेटलमेंट होता है, एनईएफटी में आपका नेट सेटलमेंट किया जाता है। रियल टाइम में आरटीजीएस में होता है, इसमें शेड्यूल्ड बैचेस होते हैं, उसमें आपका मनी जो है सेटल किया जाता है। मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया है, आरटीजीएस में 2 लाख होते हैं, लेकिन आपको नेफ्ट में कोई भी मिनिमम अमाउंट देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट, कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है आरटीजीएस में, ना ही नेफ्ट में आपको कोई है। ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ट्रांजैक्शंस का स्पीड है इमीडिएटली, रियल टाइम में इमीडिएटली आरटीजीएस का है, लेकिन नेफ्ट में आप यही देखेंगे तो साइकिल में होता है, डेफर्ड आपका यहाँ पर पेमेंट होता है, तो साइकिल बाय साइकिल आपका टाइम के साथ वेरी करता है, बैचेस में यहाँ पर आपका पेमेंट होता है।
किसके लिए बेस्ट होता है आरटीजीएस? तो जितने भी लार्ज हाई वैल्यू या अर्जेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनके लिए आरटीजीएस काफी ज्यादा सही है, आप आरटीजीएस करें। लेकिन अगर आपका कोई स्मॉलर अमाउंट है, लेस अर्जेंट ट्रांजैक्शंस है, तो आप नेफ्ट कर सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं इसमें, तो आपका आराम से जाएगा। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आप देखेंगे ओनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ आरटीजीएस, तो जो भी आपका आरटीजीएस का वर्किंग आवर होता है उसी समय आप जो है इसको आरटीजीएस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी होती है। नेफ्ट की अवेलेबिलिटी आप देखेंगे तो 24/7 आपको नेफ्ट की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following payment system can be used by individuals without a bank account to deposit cash? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी जस्ट मैंने आपको ये सवाल का जवाब बताया भी है। आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई एंड एनईएफटी। बेसिक सा सवाल है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तभी भी आप नेफ्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, NEFT स्टैंड फॉर, ये मई में भी आया है और मैं आपको बता दूं जून में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो आपको बताना है क्या होगा इसका फुल फॉर्म। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन एक्सचेंजेबल फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप चाहते हैं कि कुछ मुझे नया लॉन्च करना चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको देख सकें। पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में।